हेलो, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। आज मैं आपको लेक्चर नंबर दूसरा है मेरा। मैं आपको पहला पार्ट स्टार्ट करा चुका हूँ 8th क्लास का साइंस का, जिसका नाम है क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। तो आपने मैं जो पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है। तो मैंने बेसिक बताया कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में ये अंतर होता है कि जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। वहीं अगर मैं मैन्योर की बात करूं तो उसमें जो मेजर जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। हालांकि आपको मैं वहीं से फिर से कनेक्ट करता हूँ और इन दोनों में जो टेबल दे रखी है इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, इजीली मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट बेस्ड मैन्योर जो होता है, खाद जिसको कहते हैं देसी खाद, तो देसी खाद को बनाने में हम आसानी से क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है, जो बेकार पदार्थ होता है या बेकार जो चीज़ें होती हैं पत्ती वगैरह, उनसे हम मैन्योर बना सकते हैं। वहीं फर्टिलाइज़र क्या होता है, मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे से ये क्या करता है, हम फैक्ट्रियों में फर्टिलाइजर का निर्माण होता है। वहीं नो हार्मफुल इफेक्ट एज फुल्ली नेचुरल मैन्योर का जो कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, आसानी से वो क्या करता है, दोबारा से डिजोल्व हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स हुआ और कॉम्प्लेक्स से फिर से वो आसानी से बिना किसी दुष्प्रभाव के वो क्या करेगा, फिर दोबारा से सिंपल फॉर्म में डिजोल्व हो जाएगा मिट्टी के अंदर या एनवायरनमेंट में। वहीं साइड इफेक्ट एज इट इज ए केमिकल्स, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, फर्टिलाइजर के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, अधिकतर पार्ट इसका कैसा होता है, केमिकली होता है। दूसरा, गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, जो मैन्योर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और लंबे समय तक रहता है सॉइल के अंदर। उसमें क्या होता है, जो डिकेइंग प्रोसेस होती है उसकी बहुत स्लो होती है। आपने और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या जो हम फसल जो चाहिए या खेत में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाईली न्यूट्रिएंट होता है ये मैन्योर। तो ये क्या करता है, धीमे धीमे डिके होता जाता है और लगभग एक बार मैन्योर डालने से 3-4 साल के लिए वो इतना होता है कि 3-4 साल तक वो चल जाता है। उसकी जो खेत की फर्टिलिटी है वो 3-4 साल तक आराम से बनी रहती है, 3 तो कम से कम बनी रहेगी अच्छे से अगर डालते हो तो। वहीं आपका जो फर्टिलाइजर होता है वो नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, इट इज यूजेस इन एक्सेसिव अमाउंट। इसमें ये अच्छा नहीं होता क्योंकि ये हाल ही क्या कर जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा और जल्दी ही इसका जो इफेक्ट होगा बहुत जल्दी आएगा और छोटे समय तक के लिए आएगा। ये हर साल तुमको डालना पड़ेगा, हर फसल के लिए डालना पड़ेगा। तो ये इतना अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। वहीं मैन्योर अच्छा एक प्रोडक्ट है या अच्छा माध्यम है एक लंबे समय तक के लिए सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। इट इज़ यूजेस इन एक्सेस अमाउंट, और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तब फर्टिलिटी को ये मेंटेन रखता है। वहीं इसकी मात्रा कम होती है तब भी ये, मतलब यहाँ पे 3 साल चल रहा है और यहाँ पे तुम्हारा एक सीजन जैसे 3-4 महीने में इसका असर खत्म। वहीं अगला देखिए, नो इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर्स, नॉट इफेक्टिव एज ए फर्टिलाइजर्स। लेकिन ये जो होता है मैन्योर वो फर्टिलाइजर की तरह इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिकेइंग प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, तो उतना जल्दी रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट रिजल्ट। तो फर्टिलाइजर जो होता है वो उसकी जो प्रोसेस होती है डिकेइंग वो बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पे जो होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमें इफेक्ट अगर फसल में देखना है तो फर्टिलाइजर से बहुत जल्दी हमें परिणाम देखने को मिल जाता है, लेकिन मैन्योर से इतनी जल्दी नहीं मिलता, धीमे धीमे लॉन्ग टर्म मिलता है, लेकिन धीमा धीमा। इट इज़ वेरी चीप, ये बहुत सस्ता होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा होता है। हम देखें तो एक पैकेट, एक बोरे की पैकेट 60 किलो की लगभग 1200-1300 रुपये इसका पड़ता है, और यहाँ
1213 रुपये में आज के समय, जैसे मैं गांव से रिलेट करता हूं, तो मैं मानता हूं कि 1213 में 2 ट्रॉली आ जाएंगी। ट्रॉली जानते हो, जो ट्रैक्टर में पीछे लगी हुई, तो वो 2 ट्रॉली भर जाएंगी 1213 में। और यहाँ कहाँ सिर्फ 1 बोरी 60 किलो की, और ये उतने रुपए में 2 ट्रॉली, इससे कई गुना। इसका मतलब ये कॉस्टली होता है और ये चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है आज के लिए इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, या आप कह सकते हो खेत में पानी लगाना, जिसका मतलब क्या होता है? खेत में पानी लगाना या सिंचाई करना। अब देखिएगा, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। पानी बहुत आवश्यक है किसी भी प्लांट के लिए अच्छे से ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके वृद्धि के लिए और उसके विकास के लिए। किसके? पेड़ पौधों के विकास के लिए और वृद्धि के लिए पानी जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। आगे, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राइंग कंडीशन। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्यों जरूरी है इसके बारे में देखिए, वो बताता, जैसे इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटर इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ अगर ड्राई स्टेट रहेगी या ड्राई सॉइल रहेगी, तो वहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ बोई है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी की कमी होगी, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगी। दूसरा, अगर वो जर्मिनेट हो भी गया तो जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर हैं वो डिजॉल्व नहीं होंगे, और डिजॉल्व नहीं होंगे तो पेड़ के द्वारा एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे। तो पेड़ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब भी क्या होगा? तब भी जो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर भी क्या करेगा? पेड़ मर जाएगा। तो पानी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहला जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन हो जाता है तो उसके लिए हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉल्युबल हो सकें। सॉल्युबल को एब्जॉर्ब करेगा तो आसानी से प्रत्येक पार्ट तक पहुंचने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स घुलेगा वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा और प्रत्येक भाग जो पौधा है उसके प्रत्येक भाग तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है पानी की उपस्थिति। सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। पानी के जो स्रोत हैं वो अलग अलग हैं। इसी प्रकार से हम सिंचाई का जो है अलग अलग तरीके से हम या अलग अलग विधियों द्वारा, अलग अलग माध्यम द्वारा सिंचाई को हम करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि इरिगेशन का एक तो कुएं के द्वारा पहले चलता था, कुएं के द्वारा, फिर आया ट्यूबवेल के द्वारा, ट्यूबवेल के बाद जो कहते हैं तालाब के द्वारा, झील के द्वारा, नदी के द्वारा, बांध के द्वारा, और आपका जो नहरें होती हैं उनके द्वारा इरिगेशन हम कर सकते हैं, मतलब सिंचाई जो है कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें दे भी रखा है कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो पारंपरिक मेथड हैं पहले किस तरीके से किए जाते थे, पहले की बात है। जो पारंपरिक, आज मॉडर्न है तो अब ये नहीं मिल रहा आपको देखने के लिए, लेकिन पहले जब ट्यूबवेल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी तो किस तरीके से तब भी खेती होती थी, तो सिंचाई तब कैसे की जाती थी उसका है कुछ इसमें चित्र देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। हियर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स आर। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग माध्यमों के द्वारा इरिगेशन किया जाता था। तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा किया जाता था और अलग अलग स्थानों पर जो एबिलिटी ऑफ वाटर है वो भी अलग अलग थी। कहीं पे कुएं थे तो कहीं तालाब थे, कहीं झील थी तो कहीं नदियाँ थी। तो उनके आधार पे हम जो इरिगेशन करते थे या सिंचाई करते थे वो अलग अलग करते थे। जैसे पहला जो दे रखा है मोल्ट, मोल्ट में हम क्या करते थे, जैसे खेत जो ट्यूबवेल जो मतलब एक कुआं है खेत में, उसमें पानी हुआ करता था। पानी को हम क्या कर रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे उसमें बाल्टी डाल रहे हैं, बार बार घड़े या उससे क्या करते थे,
पलटते जाते पलटते जाते पलटते जाते, बार बार निकालते पलटते बार निकालते पलटते। तो इस तरीके से पहले पानी लगाते थे, ये मेहनत का हो गया। फिर क्या किया, रहट चलने लगी, रहट चलती थी। रहट में क्या करते थे, यहाँ पे जो व्यक्ति बार बार निकाल रहा है फिर पलट रहा है, बार बार निकाल रहा है फिर पलट रहा है, ये मेहनत बचाने के लिए क्या है कि जानवर को पालते थे। उस जानवर के द्वारा बार बार यहाँ क्या होता था, देखो यहाँ पे बहुत सारी बाल्टी नुमा स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस पहिए पे क्या करती थी, जैसे ये है, ये इसे बंधी हुई है, इसका चक्कर फिक्स कर दिया जाता था। जैसे कोई हुआ है उसमें इस पहिए को यूँ घुमाना है, तो यहाँ से एक केबल बोर कर दिया, इसका जो एक्सल है उसको फिक्स कर दिया, और इसके घूमने से क्या करता था, ये पहिया घूमने लगता था। तो यहाँ क्या करता था कि बार बार ये पहिए जो बाल्टियाँ हैं भर के आती थी, और एक फिक्स जगह होती है उसमें जाके ये पलट जाती थी, ये घूमता रहता था, और यहाँ पे ये बार बार पानी आता जाता पलटता अपने आप ही चलता रहता। तो इससे ये आसान हो गया। फिर चेन पंप चली, चेन पंप में यही प्रोसेस अब जानवर के द्वारा ना होकर किससे करने लगे हम, एक जैसे मशीन या रोलिंग कर दिया, तो उससे हमने क्या किया, चेन पंप बना दी। इससे क्या कर दिया, यहाँ पे ना जानवर से ना मनुष्य के द्वारा, यहाँ पे क्या है डायनेमिकली क्या कर दिया, इसको चालू कर लिया। फिर है आगे है तुम्हारे पास धकेली, इसमें क्या करते थे धकेली में, हालांकि ये समय ऐसा था हमने नहीं देखी, लेकिन हमारे जो बाबा वगैरह हैं वो बताते हैं कि पहले जो रेंटें चला करती थी या मोट हुआ करती थी, धकेली को भी बताते हैं। इसमें क्या करते थे, यहाँ पे ये बाल्टियाँ हैं, यूँ एक पाइप गया, आगे बाल्टी लगी है, यूँ नीचे गई, हमने यहाँ से उठा पैर से यूँ किया, तो ये क्या है, यहाँ से पानी निकाला डाला निकाला डाला, ये होता था। तो यहाँ से क्या है, डिप गया कुएं, ये सब क्या है कुएं वाले सिस्टम है, कुएं के थ्रू जो निकल रहा है वो ये आपको मिल जाएगा। ये भी वैसे कुएं में ही से ही होता था। इसमें क्या होता था, देखो यहाँ पे ये पहिए के द्वारा इससे डूबा हुआ होता था, यहाँ पे यही चीज एक जैसे पटा होता है, उस पटे पे चलता था ये पूरा सिस्टम, नीचे तक जाएगा ऊपर तक ले जाएगा, ऐसे ऐसे चलता था। ठीक है, अब ये चाहे पहिए से या इसकी मदद से भी चलता था मैंने। ठीक है, अब देखिए अलग अलग स्थानों पर जो है ट्रेडिशन अपना अलग अलग तरीका था, तो उसके आधार पर देखिए। अब देखो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, आज के समय में जो इरिगेशन होता है या सिंचाई करने का जो तरीका होता है वो अलग है पहले की अपेक्षा। पहले जो मैं दिखा चुका हूँ कि उसके द्वारा हुआ करता था, जैसे रहट चला गई या मोट हुआ या धकेल की हुई, इनके द्वारा हम खेतों में पानी लगाया करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कार्य हुआ करता था। फिर धीमे धीमे टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, उसकी मदद से हमने ट्यूबवेल वगैरह खोदना स्टार्ट किया, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद मशीनरी भी आई, मशीनरी में तुम्हारा इंजन वगैरह था, इससे ट्रॉली इंजन वगैरह इससे हुआ करता था। अब देखिए मॉडर्न समय में क्या होता है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पहला है इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पाइप डाल दिए जाते हैं और यहाँ से फव्वारा सा निकाला जाता है, या स्प्रे टाइप में यहाँ से पानी छोटी छोटी उसमें फेंक दिया जाता है, ये यूँ घूमेगा उसको और यहाँ से पानी क्या करेगा, छिड़काया जाएगा। स्प्रिंकलर मतलब देखिएगा, इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप are joined to the main pipeline at regular intervals when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It sprinkles from the rotating nozzles. इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा पाइप सा होगा और उसमें टंकियां खड़ी कर दी जाएंगी एक निश्चित, उसके बाद और इस पे एक नोजल लगा होगा जो घूमता रहेगा बार बार, और यहाँ से जैसे ही प्रेशर आएगा वो यूँ काटता रहेगा, तो इससे क्या है पानी छिड़कता रहेगा लगातार।
तो ये जो प्रोसेस होती है वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा देखिए आपका, दूसरा है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ड्रिप सिस्टम। इस ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं हम, खेत के अंदर छोटे छोटे पाइप बिछा दिए जाते हैं, छोटे छोटे से पाइप, और मेड़ के आसपास, जो मेड़ कहते हैं क्यारी सी लगी होती है, उसमें पाइपों को बिछा दिया जाता है, और उस मेड़ पे क्या कर दिए जाते हैं, जैसे फसल हमने बो दी, उसके बाद क्या किया, ये मोटर चलाई और उस ड्रिप वाले में, उस ड्रिप से क्या है, चारों तरफ पाइपों में पानी गया और थोड़ा थोड़ा रस गया, उसमें रसने लगा, और वो क्या होने लगा, जो पेड़ पौधे हैं उनको धीमे धीमे, मतलब यहाँ पानी कम होता है वहाँ ये ज़्यादातर ड्रिप, जो ड्रिप सिस्टम अपना चलता यूज करते हैं। ड्रिप सिस्टम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भेज दिया जाता है। अब देखिएगा, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अब पाइप नहीं हो तो छोटे छोटे भरे से बना, जो मतलब नालियाँ सी बना दी जाती हैं, उन नालियों में धीमे धीमे पानी छोड़ दिया जाता है। ये भी तरीका इसका ही होता है ड्रिप सिस्टम का, क्योंकि पानी का कम से कम वेस्ट, मतलब निकालने जो अंदर से अंडर वाटर जो है कम से कम खर्च किया जाए, इसलिए ये मॉडर्न जो है आपके इरिगेशन तरीके जो हैं उसके हैं। यहाँ पे जो होता है, मैंने ये से देखा है कि राजस्थानों में मैंने देखा है कि ये पाइप से बिछा दिए जाते हैं पूरे खेत में, वहाँ से धीमे 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 पानी अपना बोर निकलता रहता है, और आसान कम पानी खर्च करके फसल को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसमें जो देखा रखा है वो नाली सिस्टम बना दिया है, कि पतली पतली नालियाँ सी बना दी हैं, उन्हीं से धीमे धीमे उनको चला दिया है। हालांकि तरीका वही है, यहाँ पे नालियाँ इसलिए हैं क्योंकि जो पाइप लाइन है या पाइप जो है क्योंकि महंगा पड़ेगा, और जब जुताई होगी तो जाहिर सी बात है उन्हें हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो नाली बना के पतली पतली जुताई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से वो हो जाएगा, फिर दोबारा से बना लो नालियाँ। तो कहीं ना कहीं तरीका वही है। यहाँ पे भी अगर आप परमानेंट इसको करते हो तो आप पाइप सिस्टम बना दो क्यारियों के आसपास, उसको हटा लो, जुतवाया, फिर से चालू कर दिया, वो लगवा दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट ए पोजीशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है जो ड्रिप सिस्टम, सॉरी देखो, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे ये पाइप है, इससे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ ये पौधे हैं, और यहाँ पे आसपास इन पौधों के आसपास हमने क्या कर दिए, इसमें छोटे छोटे से पोर कर दिए, ऐसे ही पूरे खेत में बिछा दिया इसको, और फिर पानी इसको चला दिया ट्यूबवेल के द्वारा या किसके द्वारा, तो पानी जो निकलेगा वो इन पेड़ों के लिए ही निकलेगा। और ये चीज़ हमें फिक्स पता होती है कि कैसे, तो ये भी तुम्हारा ड्रिप सिस्टम के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है एक आध जगह खेती करते हुए। आगे देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, टिलिंग, मैनुअल रिमूवल और बेडिसाइड्स। इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स, जो खरपतवार होता है उससे हम फसलों को अपनी कैसे बचाएं। इसका तरीका देखिए, टिलिंग इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ बीड्स। इसमें क्या है, टिलिंग का मतलब होता है आपका नराई,
जिसको शुद्ध भाषा में कहा नराई जिसको करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि टिलिंग इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ ए क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ बीड्स। इसमें क्या है, टिलिंग का मतलब हो गया आपका जो नराई करते हैं या उसमें छोटे छोटे खरपतवार वगैरह होते हैं उनको बीन लें, या हम क्या करें उसको वहाँ से उनको जो खरपतवार है उनकी जो रूट वगैरह है उनको वहाँ से हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम, या कभी कभी हम क्या करते हैं पेस्टिसाइड वो बीडीसाइड इस पर लगा देते हैं, छिड़क देंगे, जिससे क्या है कि जो भी तुम्हारे पास होगा छिड़काव करने के बाद उससे क्या कर जाएगी वो बीडीसाइड, अब जो बीड्स होंगे खरपतवार वगैरह होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड्स बाय uprooting them from the soil or chopping them off the ground level periodically। ठीक है, तो जो नराई जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वैसी भाषा में आपको देखा हुआ तो नराई कह देते हैं इसको। ठीक है, तो जो वो बीडीसाइड्स हैं जो खरपतवार है उनको उखाड़ने की विधियाँ या उनको उखाड़कर जमीन में गाड़ने की जो विधियाँ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टिलिंग। केमिकल यूज्ड टू किल द वीड्स आर नॉन एज पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स, दे यूजुअली डू नॉट डैमेज द क्रॉप। दूसरा तरीका क्या है टिलिंग करने का, अब हमें खुरपी वगैरह है या फावड़ा वगैरह है उससे नहीं करके अब जो तरीका क्या कर दिया है, वीडिसाइड हम छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बीड्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, बिना किसी फसल को नुकसान दे हुए वो क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मैनुअल हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग मशीन। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। ठीक है, जो आज अभी बहुत ज़्यादा चल रही है गेहूँ कटाई, तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कटाई। किसी भी फसल को काटने की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। ये दो तरीके से होती है, मैनुअल होगी तो इसका मतलब है कि लोग दरांती लेके फसल को काट रहे हैं तो मैनुअल हार्वेस्टिंग, मशीन के द्वारा अगर करा रहे हैं उसको काट रहे हैं तो वो हार्वेस्टिंग बाय मशीन। ठीक है, देखिए मैनुअल हार्वेस्टिंग में आपका ये चित्र दिख रहा है, लोग दरांती लिए हुए खेत में काटते जा रहे हैं फसल को और इकट्ठा करते जाएंगे, ये क्या कहलाएगी, मैनुअल हार्वेस्टिंग कहलाएगी। वहीं मशीन की सहायता से जब मशीन की मदद से जब कटाई हो रही है तो हार्वेस्टिंग बाय मशीन। अब देखिए हमें सिर्फ पढ़ना है हार्वेस्टिंग किसी के द्वारा हो। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो फसल है वो परिपक्व होने के बाद जो कटाई होती है फसल की उसी को हम क्या कह देते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग इज आल्सो डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन। वो कह रहा है कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जमीन से खींच कर निकालते हैं, जैसे कोई फसल है पक गई है उसको हम खींच के उसमें से निकाल लें, जैसे चकोरी वगैरह है, चकोरी पक गई या मैच्योर हो गई, वो फसल जो है मैच्योर हो गई, उसको उखाड़ के अलग कर रहे हैं, ये भी हार्वेस्टिंग ही कहलाता है। दूसरा तरीका होता है कि ज़मीन की सतह से कुछ ऊपर हिस्से से उसको काटते जाएं, जो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, जैसे सीरियल वगैरह है तो उसको ऊपर से काट के इकट्ठा करते जाएं, उसको हटाते जाएं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। और हार्वेस्टिंग चाहे मैन के द्वारा हो सकती है या मशीन के द्वारा हो सकती है। अगर मैन के द्वारा हो रही है तो आप जिसको हिंदी में कहते हैं दरांती या सिकल जिसको कहते हैं हिसिया, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, बस जो फसल होती है उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, अगला है थ्रेसिंग, मैनुअली थ्रेसिंग, दूसरा है मशीन कंबाइन जिसको कहते हैं। अब देखिएगा थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो आपने हार्वेस्ट की हुई फसल जो होती है, जो आप जो कटाई के बाद उसमें से
बीजों या सीरियल या जो मेन फसल है उसका जो प्रोडक्ट के रूप में हम उस पेड़ से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, थ्रेसिंग। मतलब जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, थ्रेसिंग। आपने थ्रेसर भी सुना होगा, तो थ्रेसर में क्या करते हैं, जो पूरी कटी हुई फसल है उसको डालेंगे और उससे छानकर जो बीज होंगे या सीड्स होंगे वो हमें जो प्राप्त होंगे तो उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं प्रक्रिया को। और वहीं किसके द्वारा करते हैं, जो मशीन जिसका नाम थ्रेसर होता है उसकी मदद से हम करते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसी थ्रेसिंग को हम कंबाइन के नाम से जानते हैं। कंबाइन में इसमें क्या है, एक लार्ज मशीन होगी जो क्या करेगी, कटाई भी साथ साथ करेगी और साथ में थ्रेसिंग करेगी। दोनों प्रक्रियाएं हैं एक साथ करती हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया है कंबाइन। ठीक है, आगे देखिए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। जो आपने गट्ठल बनाया है या जो भी आपने डंठल जो गट्ठल बनाया है उस गट्ठल से ग्रेन को प्राप्त करने की जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, हो सकता है मनुष्य जो व्यक्ति है उसके द्वारा की जाए। दीज डेज ए मशीन इज यूज्ड दैट सेपरेट ऑल द ग्रेन्स सीड्स। लेकिन आज के समय में अब लोग क्या कर रहे हैं, मशीन की मदद से इसका हम थ्रेसिंग को मशीन के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंबाइन दे रखा है, इस कंबाइन का मतलब है कि यहाँ थ्रेसिंग भी हो रही है और हार्वेस्टिंग भी हो रही है, तो दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। इसीलिए वजह से इस मशीन को नाम क्या दिया है, कंबाइन। ठीक है, आगे देखियो विनोविंग। विनोविंग का मतलब क्या होता है, विनोविंग का मतलब क्या होता है, विनोविंग का मतलब होता है आपने जो ग्रेन प्राप्त किया है, जो ग्रेन फसल से हमें प्राप्त हुआ है, उस ग्रेन में कुछ कचड़ा आ गया हो या कुछ खराब बीज आ गए हों, उनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं विनोविंग। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, विनोविंग। अब विनोविंग को और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं, विनोविंग का होता है आपका, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, तो लेकिन प्रोसेस ये होती है कि आपने जो भी ग्रेन्स इकट्ठा किया है उस ग्रेन्स को, जो उसमें कचड़ा आ गया है या कुछ वैसे पार्ट्स आ गए हैं उसके, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया, जो मतलब प्योर ग्रेन्स को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको हम विनोविंग कहते हैं। अगर मुझको हिंदी में आता था मैं अभी बताता हूँ आगे चलें। अब देखिए, विनोविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ये किसकी मदद से की जाती है, विंड की। इसमें होता क्या है वास्तविकता में, देखिए जैसे हमने ग्रेन्स प्राप्त किया या थ्रेसिंग की, तो थ्रेसिंग के बाद हमें प्राप्त उसमें कुछ कचड़ा चला गया होगा या अनवांटेड चाफ चला गया हो जिसको कचड़ा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हवा चल रही हो, जैसे हवा इधर की चल रही है तो हम क्या करेंगे, उसमें ग्रेन को छोड़ते जाएंगे। तो जो ग्रेन होगा, जो भारी भारी पार्ट होगा वो का नीचे गिरने लगेगा, जो हल्का पार्ट कचड़ा होगा या जो अनवांटेड पार्ट ऑफ प्लांट होगा वो उड़ के हवा के साथ दूर जाने लगेगा। जिससे क्या है कि जो प्योर ग्रेन्स हैं वो तो हमें एक जगह मिल जाएंगे और वहीं चाप जो होगा वो दूर उड़ के चला जाएगा। ड्यू टू द विंड द लाइटर चाफ फ्लाइज अवे एंड द हेवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। यही मैं कह रहा हूँ कि जो भारी ग्रेन्स होंगे वो तो पास गिर जाएंगे और वहीं जो चाफ होगा हल्का वो हवा के साथ उड़कर दूर गिर जाएगा। इस तरीके से हमें प्योर ग्रेन जो है प्राप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं वैसे अगर देखा जाए तो सहलाना। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सहलाना। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका स्टोरेज। अब आपका जो ग्रेन है वो विनोविंग हो गया, मतलब सहला लिया, प्योर फॉर्म में अगर जो हमें चाहिए वास्तविकता में अनाज के रूप में या ग्रेन्स के रूप में वो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, उसको स्टोर करना है, मतलब घर पे उसको रखना है। अब रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले लोग क्या करते थे, उसको घरों में
जैसे आज के समय में भी देखने को मिल जाएगा, स्टोरेज अगर ग्रेन्स का करते हैं, जैसे खाना खाने के लिए आटा वगैरह बनाएंगे तो कुठिया, हिंदी में कहते हैं उसको कुठिया, या स्टोरेज बॉक्स बनवा लेते हैं घर के अंदर, उसी में क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। और जो गोडाउन वगैरह होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। जो सरकार के द्वारा देखा होगा आपने, सरकारी जो गोडाउन होते हैं उनमें इमरजेंसी के लिए या फिर आगे खपत बनाने के लिए या खपत करने के लिए स्टोरेज किया जाता है इन ग्रेन्स को। तो इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज ए इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर, ये महत्वपूर्ण भाग है एग्रीकल्चर का स्टोर करने का। दूसरा है आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए ग्रेनरीज और सिलोज। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो अगला स्टेप होता है इसको स्टोर करने का जो प्रक्रिया होती है उसको। तीसरा है इसमें द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव ए रोटेंट और फंगल इन्फेक्शन। और हम ऐसी जगह रखेंगे जहां बहुत सूखा हो, मतलब गर्म रहता हो, सूखा हो, जिससे क्या है कि हमें ये नुकसान ना हो कि जो हमने बनाया है, ठीक है, 2 लाइन्स बस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसी जगह रखेंगे यहाँ पे नमी ना हो, जिससे क्या है हमारा जो फसल है या ग्रेन है उसको सुरक्षित रखा जा सके और वहाँ पे रोडेंट ना आ जाए और ना ही वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सके, मतलब वहाँ पे फफूंदी ना आए और ना ही रोडेंट उसको, मतलब जो चूहे वगैरह हो जाते हैं वो खा सके। अगला है ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, मतलब ताजी जो ग्रेन है या फसल जो हमने प्राप्त की है उसको रखने का जो स्थान होता है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रेनरीज कह देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। एनिमल हस्बेंड, वहीं पे एनिमल हस्बेंड्री की बात की है उसने कि एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म। जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वो क्या होती है, तो जो एनिमल होते हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनके लिए उनकी जो केयर करना, मैनेज करना और उनके लिए फार्म हाउस वगैरह जो बना लेते हैं उसको बनाना। और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। उससे हमें प्राप्त कर क्या होता है, या तो दूध प्राप्त करने के लिए फार्म बनाएंगे हम, या दूध के लिए, या फिर अंडों के लिए, या फिर मांस के लिए। आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है। आगे बचा है उसको मैं तीसरे लेक्चर में कराऊंगा आपको। और अगर आपको कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।